है, अगर हम 11 खिलाड़ी भी मर जाएं, तब भी पूरे रोज विला को गुलाबों से नहीं भर पाएंगे। ये तो मूल रूप से एक ऐसा मिशन है जिसे पूरा करना नामुमकिन है। तुम ही सबसे सुंदर गुलाब हो। जब तुम हो तो बाकी सारे फूल फीके पड़ जाते हैं। लियो रोयान की पुतलियां हल्का सा कांप उठी, लेकिन वह मेरी तरफ नहीं बल्कि मेरे पीछे की ओर देख रही थी। क्या मेरे पीछे कोई चीज है? मेरा दिल धक से रह गया। मैंने सहज ही पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की। वह सबसे सुंदर गुलाब है, तो फिर मैं क्या हूं? ओहो, प्लेबॉय की गाड़ी आखिर पलट ही गई। इस मिस जैंग को मत देखो कि वह कितनी मासूम और गोरी दिखती है। वह तो अजीब प्राणियों की हत्या की सूची में टॉप 3 में है। बहुत ही खतरनाक है। यंग मास्टर की लंच बॉक्स गर्म होने की घंटी बज गई। क्या तुम लोग यंग मास्टर का पहले वाला प्रदर्शन भूल गए? ये गाड़ी अब पलटने वाली नहीं है। लियो रोयान की नजर मिस जियांग की बाह से हटकर मेरे चेहरे पर आ गई, जैसे उसे मेरे जवाब का बहुत इंतजार हो। मिस जियांग ने अधीर होकर एक आवाज में मुझे टोका और मेरी बाह को और कसकर पकड़ लिया, मानो अगले ही पल मुझे 2 हिस्सों में तोड़ देगी। मेरा शरीर कांप रहा, डर से नहीं बल्कि उत्साह से। यह सिर्फ प्रेम में पागल इंसान वाला उत्साह था। मैं सोचने की क्षमता खो चुका था। वह पवित्र सफेद गुलाब है और ये मोहक लाल गुलाब। तुम दोनों ही मेरे पंख हो, इसलिए जाओ समुराई बनकर आपस में एक लड़ाई कर लो। इसे मेरी कल्पना पूरी करने के लिए ही सही। यह याद रखने लायक दिन था। मैंने पहली बार किसी अजीब प्राणी के चेहरे पर उलझन का भाव देखा। मैंने 2 अजीब प्राणियों को पूरी तरह हैरान कर दिया। भैया कमाल हो, आखिर लड़ाई नहीं हुई। मिस जियांग ने मेरे सिर पर एक गुलाब लगा दिया और फिर वह लियो रोयान के साथ गायब हो गई। मैं सिर पर एक सफेद गुलाब और एक लाल गुलाब लगाए हुए बिना किसी योजना के अफसोस के साथ अपने कमरे में लौट आया। कमरे में बचे हुए 2 खिलाड़ी मेरा इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्हें मिशन पूरा करने का तरीका मिल गया है। मिशन पूरा करने का तरीका मिल गया? नामुमकिन। मैं भले ही प्रेम में पागल हूं, लेकिन बेवकूफ नहीं। चाहे सारे खिलाड़ी मर जाएं, फिर भी इतना खून नहीं होगा कि पूरे इस पहाड़ी आश्रम के गुलाब खिल सकें। इसलिए मैंने शुरू से ही मिशन पूरा करने का इरादा नहीं किया था। जीते जी आनंद, मरते वक्त डर, समय रहते जीवन का आनंद लेना ही असली बात है। लेकिन तभी लंबे कद वाले उस खिलाड़ी ने मुझे पकड़ लिया। हमारा खून काफी नहीं है, लेकिन अगर अजीब प्राणियों का खून भी जोड़ दिया जाए तो मुझे वह लंबा खिलाड़ी याद था। उसका नाम जी बोदा था। वह भी मेरी तरह नया खिलाड़ी था, मेरी ही तरह। कोई हैरानी नहीं कि वह इस सबसे पागल हो गया। तुम भी जानते हो कि वे अजीब प्राणी हैं। ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे पास खड़ी उस छोटी लड़की को भी जोड़ लो, फिर भी क्या तुम लोग उनसे लड़ पाओगे? हम नहीं कर सकते, लेकिन तुम कर सकते हो। जी बोदा की आवाज कांप रही थी और उसकी आंखों में एक असामान्य उत्साह झलक रहा था। तुम जरूर कर सकते हो, तुम हमसे अलग हो। देखो देखो, हमें जो जानकारी मिली है। जी बोदा ने मेरे हाथ में एक कागज थमा दिया। पूरे इस पहाड़ी आश्रम में बहुत सारे चित्र फ्रेम थे, लेकिन सभी फ्रेम खाली थे। उनके अंदर कोई चित्र नहीं था। ये पहली तस्वीर थी जो मैंने यहाँ देखी थी। ये चित्र बहुत समय से रखा हुआ था। कागज कुछ जगहों से टूटने लगा था और पीला पड़ चुका था। बहुत सी रेखाएं धुंधली हो चुकी थीं, मानो किसी ने उन्हें बार बार रगड़कर मिटाने की कोशिश की हो। उस पर मेरा चित्र बना हुआ था। ये मेरा चित्र था। ये पहली बार था जब मैंने इस डंजन की लाइव स्ट्रीम में कोई चित्र देखा था। क्या पहले वाले बड़े साहब की तस्वीर भी उस खिलाड़ी जैसी ही थी जो उनकी भूमिका निभाता था? क्या मजाक कर रहे हो? पहले वाले बड़े साहब की तस्वीरें तो सभी डाकुओं की थीं। क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने छिपा हुआ मिशन सक्रिय कर दिया था? कहानी तो दिन ब दिन और भी रोमांचक होती जा रही है। हाथ रगड़ते हुए इंतजार। जब मैंने वह चित्र देखा तो वह इतना ज्यादा हूबहू बना हुआ था कि मैं सहज ही बुरी तरह चौंक गया। यहाँ तक कि मेरी भौं उठाने की छोटी सी आदत भी उसमें बना दी गई थी। पहली नजर में तो मुझे लगा जैसे मैं आईने में खुद को देख रहा हूं, लेकिन हम अभी अजीब प्राणियों की दुनिया में हैं। यहाँ कुछ भी दिखाई दे वह सामान्य ही माना जाएगा, है ना? नहीं। पास में खड़ी वह छोटी लड़की जो अब तक कुछ नहीं बोली थी, अचानक सिर उठाकर बोली, तुम अलग हो। वह छोटी लड़की जी बोदा की छोटी बहन थी। उसका नाम जी मेंगमेंग था। वही यह चित्र ढूंढ कर लाई थी। उसने कहा, इस डंजन में हर खिलाड़ी के पास एक पहचान पत्र होता है। उस पर खिलाड़ी की पहचान और उसका स्वभाव दर्ज होता है। एक बार यदि कोई अपनी भूमिका के अनुसार व्यवहार नहीं करता तो उस पर अजीब प्राणी हमला कर देते हैं। लेकिन मैं पहचान पत्र की पाबंदी में नहीं हूं। मैं चाहे जो भी करूं, मैं फिर भी बड़ा साहब ही हूं। बड़े साहब का पहचान पत्र तो एक निश्चित मृत्यु वाला कार्ड है, क्योंकि उसके पहचान पत्र पर उसका स्वभाव लिखा ही नहीं है। जैसे ही वह मुंह खोलता है उसकी भूमिका टूट जाती है। हाँ, मुझे याद है। पिछले वाले बड़े साहब ने तो केवल 5 शब्द ही बोले थे और उसी समय खत्म कर दिए गए थे। इसलिए पहले के सभी खिलाड़ियों ने दिशा ही गलत समझी थी। बड़े साहब का असली चरित्र तो प्रेम में पागल इंसान का है। क्या वह यूतांगगु नहीं था? जी परिवार के भाई बहन बारी बारी से आगे आए। वे मेरी तारीफ करते रहे, मुझे इस डंजन का इकलौता चमत्कार बताते रहे और चाहते थे कि मैं अपनी पहचान का फायदा उठाकर अजीब प्राणियों को मारूं और सबकी जान बचाऊं। मैं उनकी बातें सुन सुनकर तंग आ गया। तभी मुझे अचानक एक बात सूझी। अगर तुम लोग अपनी भूमिका के खिलाफ नहीं जा सकते, तो फिर मुझे ये सब बातें बताकर तुम्हें नियम तोड़ने का डर नहीं लगता?
जी बोदा और जी मेंगमेंग ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर अपना अपना पहचान पत्र निकाल लिया। उस पर काले रंग में एक पंक्ति लिखी थी, बड़ा साहब हमारा भगवान है। इस पंक्ति पर खून के धब्बे पोते हुए थे, लेकिन उसकी जगह और भी मोटे और भी बड़े अक्षरों में किसी ने लिखा था, बड़ा साहब मारो। ऐसा लगता था कि यह लिखने वाले ने अपने पूरे शरीर की ताकत लगा दी हो। जी परिवार के भाई बहन मानते थे कि यही संकेत है कि मैं अजीब प्राणियों को मार सकता हूं, लेकिन मुझे हमेशा लगता रहा कि उस पंक्ति का कोई और ही गहरा अर्थ है। मैं सोचता हुआ चलता रहा और पता ही नहीं चला कि कब मैं पहाड़ी आश्रम के पिछवाड़े पहुंच गया। वहां एक छोटा सा तालाब था। तालाब में कोई मछलियां पाली गई थीं। जैसे ही उन्होंने किसी को आते देखा, शायद इसलिए कि यहां आने वालों के पास उन्हें खाना खिलाने का समय नहीं होता था, वे सभी खाना मांगने के लिए पास आ गईं। उनकी हालत बहुत खराब थी। उनके शरीर से बहुत सी शल्कें झड़ चुकी थीं और हल्के गुलाबी रंग का मांस दिखाई दे रहा था। मैंने बस उन्हें एक बार और देखा ही था कि तभी पीछे से जोरदार धक्का लगा और मेरा पूरा शरीर तालाब में जा गिरा। तालाब ऊपर से ज्यादा गहरा नहीं लगता था, लेकिन उसमें गिरने के बाद उसका तल ही दिखाई नहीं देता था। उससे भी डरावनी बात यह थी कि मेरे गिरते ही मछलियां भागने के बजाय और भी ज्यादा संख्या में मुझे घेरने लगीं। उनकी उभरी हुई आंखें किसी मरे हुए इंसान की बाहर निकली हुई आंखों जैसी लग रही थीं। वे जहरीली नजरों से मुझे घूर रही थीं। आदमी, तुम्हें मार डालेंगे, सब तुम्हारी गलती है, तुम्हें मर जाना चाहिए। सचमुच यह अजीब प्राणियों का डंजन था। यहाँ तो मछलियां भी मुंह खोलकर गालियां दे सकती थीं। मैंने पूरी कोशिश करके अपनी आंखें खोली। मैं मछलियों को बोलते हुए देखने का यह अजीब दृश्य देखना चाहता था, लेकिन जो मैंने देखा वह मछलियां नहीं थीं, बल्कि इंसान थे। उन्होंने मोटे और खुरदरे कपड़े पहन रखे थे। उनके चेहरे और हाथों पर अलग अलग आकार और गहराई के लाल रंग के निशान थे। उनके हाथों में डंडे और कुदालें थीं और वे पागलों की तरह मेरी ओर झपट रहे थे। समुद्र का खिलाड़ी आखिर डूब ही गया। बेचारा, छोटे से तालाब में ही उसकी नाव पलट गई। जब उसने उन दो खिलाड़ियों को बाहर छोड़ा था, तभी से वह मानसिक शक्ति वाले अजीब प्राणी के निशाने पर आ गया था, नहीं तो वह इस तालाब तक पहुंच ही नहीं सकता था। अगर पूरे पहाड़ी आश्रम के अजीब प्राणी मिलकर उसे फंसा रहे हैं, तो ऐसी मौत भी कम सम्मान की बात नहीं है। अफसोस, गुस्सा, मैंने सहज ही अपना सिर एक तरफ घुमा लिया। तभी मेरे बालों में लगा लाल गुलाब अचानक गिर पड़ा। पानी में गिरते ही वह खून की पतली पतली धारियों में बदल गया। मछलियों का झुंड चीखते हुए चारों ओर भाग गया और मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। वह लाल रंग की परछाई मुझे अपनी ओर खींचते हुए अपने भीतर ले गई। खून जैसी पतली पतली लाल लकीरें मेरी गर्दन से लिपट गईं, फिर मेरी कमर को जकड़ लिया। उसके बाद मेरे टखनों और मेरी कलाइयों को भी कसकर बांध लिया। आखिर में उन्होंने मेरे होंठों और मेरी जीभ को भी नहीं छोड़ा। मैं केवल बेबस होकर अपना सिर ऊपर उठा सकता था और व्यर्थ में एक दबी हुई कराह निकाल पाया। मैं समय का एहसास पूरी तरह खो बैठा था। शायद यह सब केवल एक पल में हुआ था। शायद पूरा 15 मिनट बीत चुका था। कुल मिलाकर जब मेरे होंठ और मेरी जीभ फिर से आजाद हुए, तो मेरे मुंह से अनायास एक नाम निकल पड़ा, झांग लुओली। पानी की झिलमिलाती लहरों के नीचे मेरी मंगेतर की आंखों के किनारे उसके शरीर पर लिपटे खून से सने वस्त्रों से भी अधिक लाल थे। वह मुझे गहराई से देख रही थी, मानो अगले ही पल फूट फूट कर रो पड़ेगी। तुम्हें अभी भी मेरा नाम याद है? तुम्हें अभी भी मेरा नाम याद है? मुझे उसका नाम कैसे पता था? अरे हाँ, अभी तक तो लियो रोयान ने उसे केवल मिस जियांग कहकर ही पुकारा था। मैं इस बारे में सोचने ही वाला था कि मेरा शरीर ने मेरा साथ देने से इनकार कर दिया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं सीधे बेहोश होकर गिर पड़ा। अभी अभी स्क्रीन काली क्यों हो गई? ऐसी कौन सी चीज है जो हम जैसे सम्मानित वीआईपी दर्शकों को भी नहीं दिखाई जा सकती? क्या किसी को पता है कि गेबाओ आखिर कैसे बच गया? धत्त तेरे की इस सिस्टम को। अगर ब्लैक स्क्रीन करने की हिम्मत है तो रिप्ले दिखाने की भी हिम्मत रखो। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरी गर्दन पर नाखून जितने आकार के कई लाल निशान उभर आए थे। वे कुछ कुछ किस मार्क जैसे दिखाई दे रहे थे। 80% संभावना थी कि यह सब उस कमीने जियांग लुओली की ही करतूत थी। गर्दन पर ऐसे किस मार्क लेकर बाहर निकलना थोड़ा ज्यादा ही रोमांचक होने वाला था। दिन दहाड़े मुझे इन्हें ढकने के लिए कोई पैच या स्टिकर ढूंढना पड़ेगा। लेकिन तभी जब मैं उन्हें ढूंढ ही रहा था, लियो रोयान कमरे में आ गई और उसने आते ही मेरी गर्दन पर बने उन किस मार्क्स को देख लिया। बड़े साहब, लियो रोयान के चेहरे पर वही मुस्कान थी जैसे किसी ने उसे जोड़कर बना दिया हो। उसमें एक अजीब सी बनावटी सुंदरता थी। आप क्या करने वाले हैं? मैंने सहज ही अपनी गर्दन ढक ली और अस्पष्ट स्वर में कहा, मैं कोई पैच ढूंढ रहा हूं ताकि इन्हें ढक सकूं। तुम समझ ही रही हो। लियो रोयान ने धीरे से मेरे माथे पर बिखरे बालों को ठीक कर दिया। उसकी आवाज बेहद कोमल थी। इन्हें छिपाने की क्या जरूरत है? ये तो इतने सुंदर है। एक मिनट, ये लहजा, कहीं मेरी गर्दन पर बने ये किस मार्क लियो रोयान ने ही तो नहीं छोड़े? मैंने हैरानी से अपनी आंखें फैला दी। मैं कुछ कहने ही वाला था कि अचानक मेरी नजर लियो रोयान की गर्दन पर भी वैसे ही लाल निशानों पर पड़ी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने बिजली सी फुर्ती से लियो रोयान के ऊपरी कपड़े का किनारा खींच दिया। लियो रोयान का शरीर बेहद आकर्षक था।
उसकी कॉलर बोन बेहद नाजुक थी, उसकी पतली कमर एक हाथ में समा जाने जैसी थी। लेकिन सबसे ज्यादा जानलेवा बात यह थी कि उस बेहतरीन शरीर पर अब जगह जगह लाल निशान उभर आए थे। वे एक साथ अंतरंग भी थे और बेहद आकर्षक भी। ये सब क्या मैंने छोड़े हैं? क्या मैं बेहोशी की हालत में इतना उग्र था? लियू रुयान ने धीरे से अपनी आंखें झुका ली। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी खामोशी ही सब कुछ कह रही थी। मैंने गहरी सांस ली। मुझे लगा जैसे मैंने करोड़ों का नुकसान कर दिया हो। मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ भी याद नहीं है। लियू रुयान हल्के से कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराई। मुझे पता है, प्रेम में पागल इंसान किसी खूबसूरत लड़की के चेहरे पर ऐसा भाव बिल्कुल नहीं देख सकता। इसलिए मैंने फैसला किया कि मुझे इसकी भरपाई करनी चाहिए। तो क्यों ना हम एक बार फिर से शुरू करें? फिर से? लियू रुयान की आवाज कांप रही थी। वह बेहद हैरान थी, लेकिन खुश नहीं थी। मैंने गड़बड़ कर दी थी। शायद अजीब प्राणियों का शरीर अपेक्षाकृत नाजुक होता है और लगातार ऐसी स्थिति झेल नहीं सकता। इसलिए मैंने बड़े ध्यान से एक दूसरा विकल्प पेश किया। अगर तुम थक गई हो तो फिर अगली बार सही। नहीं, लियू रुयान ने मेरी ओर गहराई से देखा। तुम चाहते हो कि मिस जियांग के आने के बाद फिर से शुरू करें? मैं बस यही सोच रहा था। 3 लोग, क्या यह कुछ ज्यादा ही रोमांचक नहीं होगा? मैं तो अभी नया हूं। मुझे लगता है ऐसी बातों में फिलहाल 2 लोग ही बेहतर हैं। मेरा चेहरा बुरी तरह गर्म हो उठा। मैंने पूरी कोशिश की कि खुद को शांत बनाए रखूं। वो, मेरा मतलब, पहले आसान फिर मुश्किल, धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। क्या ये सब बिना पैसे दिए भी देखा जा सकता है? ये गाड़ी तो सीधे मेरे चेहरे के ऊपर से 5 बार गुजर गई। वाह, किसे याद है कि यह एक हॉरर डंजन है? लियू रुयान ने धीरे से अपना सिर झुका लिया। मैं झुककर उसका चेहरा देखने लगा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या सोच रही है। तभी मुझे एहसास हुआ कि वह रो रही थी। उसके आंसू मोतियों की माला की तरह एक सीध में लगातार गिर रहे थे। उसकी आवाज कांप रही थी। बड़े साहब, मेरी तरफ मत देखिए। फिर उसने धीरे से कहा, बड़े साहब, मेरी तरफ देखिए। लियू रुयान की आंखें बेहद सुंदर थीं। उन आंखों में एक पूरी कहानी बसी हुई थी। वह कहानी बड़े साहब की थी। बहुत बहुत समय पहले एक अमीर घराने के बड़े साहब को उनके परिवार ने बीमारी का इलाज कराने के लिए यहाँ भेजा था। लेकिन यहाँ आकर उन्हें महामारी का सामना करना पड़ा। जिस किसी को भी वह महामारी होती, उसके शरीर पर लाल लाल धब्बे उभर आते। अगर उन्हें यूं ही छोड़ दिया जाता तो वे धब्बे फैलते चले जाते, फिर सड़ने लगते, शरीर विकृत हो जाता या फेफड़े गल जाते और अंत में मृत्यु हो जाती। लेकिन अधिकांश लोग बीमारी से मरने तक जीवित ही नहीं रह पाते थे, क्योंकि जिस क्षण उनके शरीर पर लाल धब्बे दिखाई देते, उसी क्षण पूरे गांव वाले उन्हें गांव से बाहर निकाल देते। उसके बाद वे भूख से मरें, ठंड से मरें या सरकारी सैनिक उन्हें पकड़कर जिंदा जला दें। किसी को कोई परवाह नहीं थी। लेकिन बड़े साहब अलग थे। उन्होंने उन सभी लोगों को अपने पास शरण दी जो इस महामारी से पीड़ित थे। बड़े साहब को उनकी परवाह थी। उन्होंने उन सबको इस पहाड़ी आश्रम में छिपा कर रखा, यहाँ तक कि इसी कारण वे स्वयं भी महामारी से संक्रमित हो गए। बड़े साहब की सुरक्षा में अधिकांश रोगी जीवित बच गए। उनके शरीर पर लाल धब्बे अब भी बने हुए थे। बड़े साहब मुस्कुराकर कहते थे कि वे लाल धब्बे बिल्कुल गुलाब के फूलों जैसे लगते हैं। उन्होंने लोगों से पूरे पहाड़ी आश्रम में ढेर सारे गुलाब लगवाए। फिर मुस्कुराते हुए घोषणा की, आज से इस जगह का नाम रोज एस्टेट नहीं बल्कि रोज माउंटेन विला होगा। रोज माउंटेन विला के लोग बाहर नहीं जा सकते थे, क्योंकि अगर सरकारी अधिकारियों ने उनके शरीर पर बने लाल धब्बे देख लिए तो महामारी फैलने से रोकने के नाम पर पूरे रोज माउंटेन विला को आग लगाकर जला दिया जाता। लेकिन रोज माउंटेन विला के लोग भी बाहर जाना नहीं चाहते थे। आखिर बाहर ऐसा क्या था? बाहर बड़े साहब जैसा अच्छा इंसान कहाँ मिलता? शीजिंग में जिस स्वर्ग की बात कही गई है, रोज माउंटेन विला वही स्वर्ग था जो सबके दिलों में बसता था। उनसे बेहतर कोई जगह इस दुनिया में नहीं थी। लेकिन आखिर यह सब कैसे बदल गया? क्योंकि बड़े साहब ने एक व्यक्ति को बचाया, क्योंकि बड़े साहब उस व्यक्ति से प्रेम करने लगे। वह एक नाजुक और सुंदर अमीर घर की युवती थी। उसका रूप मानो बर्फ और जेड जैसा निर्मल था। वह बुद्धिमान भी थी और कोमल भी। दोनों की सगाई हो गई। दोनों ने जीवन भर साथ रहने का वचन दिया। लेकिन उस युवती ने कहा कि वह पहले अपने घर जाकर अपने माता पिता से विदा लेना चाहती है, तभी वापस आकर बड़े साहब से विवाह करेगी। सबके विरोध के बावजूद बड़े साहब ने उसकी बात मान ली। उस युवती के जाने के 7वें दिन सरकारी अधिकारी मशालें लेकर रोज माउंटेन विला को चारों ओर से घेर चुके थे। देखते ही देखते पूरा रोज माउंटेन विला आग के समुद्र में डूब गया। उसी आग के बीच वे लोग जिन्हें कभी बड़े साहब ने अपनी जान जोखिम में डालकर बचाया था, पूरी तरह टूट गए। उन्हें लगा कि यह सारी विपत्ति बड़े साहब ही अपने साथ लाए थे, इसलिए उन्होंने बड़े साहब पर डंडों और कुदालों से हमला कर दिया। उन्होंने अपने ही उद्धारकर्ता को पीट पीट कर मार डाला। जिस बड़े साहब को वे कभी भगवान की तरह पूजते थे, जब उनकी मृत्यु हुई तब भी उन्होंने अपने विवाह का लाल जोड़ा पहन रखा था। उस दिन उनका विवाह होना था। उन्होंने खुशी खुशी वह विवाह वस्त्र पहना था, जिसे उन्होंने एक एक टांका लगाकर अपने हाथों से सिला था। लेकिन अंत में वही विवाह वस्त्र खून से पूरी तरह लाल हो गया। उसी समय मेरे दिमाग में सिस्टम की सूचना गूंज उठी। छिपा हुआ मिशन पूरा हुआ। विशेष वस्तु प्राप्त हुई, रक्तिम विवाह वस्त्र। मैं उस विवाह वस्त्र को देखता रहा जो जगह जगह से फट चुका था, कटकर बिखर गया था और खून से लथपथ था। मुझे लगा मुझे पहले खुद को शांत करना होगा। बड़े साहब, लियू रुयान की आवाज एक बार फिर सुनाई दी। उसकी आवाज में एक ऐसी घबराहट छिपी थी
जिसे आसानी से महसूस नहीं किया जा सकता था। क्या आप ठीक हैं? फिर मेरे सामने घुटनों के बल बैठी उस खूबसूरत युवती को देखते हुए मैंने पूछा, मेरा एक सवाल है, जब मेरे साथ वह हादसा हुआ था तब तुम कहाँ थी? हाँ सही तो है, ये लियू रुयान तो बहुत ताकतवर लगती है, तब वह कहाँ थी? अभी भी बड़े साहब के दुखद अतीत में डूबा हुआ हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह दुश्मनों के साथ मिल गई थी? ऊपर वाला चुप हो जा। क्या मेरे खरीदे हुए मालिक नौकर वाले शेयर भी गिरने वाले हैं? वैसे भी मंगेतर वाले शेयर तो पहले ही डीलिस्ट हो चुके। धीरे से एक बात पूछूं, किसी को याद भी है कि यह कमबख्त एक हॉरर डंजन है? लियू रुयान मेरी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसकी लंबी और घनी पलकें बुरी तरह कांप रही थीं, मानो अगले ही पल वह रो पड़ेगी। मैंने हल्की सी ठंडी हंसी हंसी। तुम नहीं बताओगी? तो मैं खुद ही कह देता हूँ। उस समय तुम... मैं अचानक रुक के, मेरी बात अधूरी रह गई। उसी पल चैट की टिप्पणियां भी पूरे 3 सेकंड के लिए थम गई। मुझे पता था इस आदमी के व्यवहार का अनुमान किसी सामान्य इंसान की सोच से नहीं लगाया जा सकता। भाई, अब से तुम ही मेरे इकलौते भाई। प्रेम में पागल लोगों को हॉरर गेम खेलने पर रोक लगनी चाहिए। सिस्टम, सुन रहे हो या नहीं? मेरी लाश को थोड़ी तकलीफ हो रही है। मैं सच में निकल रहा हूँ। बड़े साहब का अतीत सचमुच दुखों से भरा था, लेकिन जो बीत गया वह बीत गया। मैं क्यों सामने खड़े इंसान को और खुद को उस अतीत की सजा दूं? मैंने हाथ बढ़ाकर लियू रुयान को जमीन से उठाया। मैं मजाक कर रहा था। उस समय तुम जहां भी थी, मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास अपनी मजबूरी रही होगी। मैं तुम्हें दोष नहीं देता। मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि किसी ने जोर से मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। मेरी ठुड्डी लियू रुयान की कॉलर बोन से टकराई और हल्का दर्द हुआ। लियू रुयान के होंठ मेरी ठुड्डी पर टिक गए और उसने वहां लगातार छोटे छोटे चुंबन छोड़ दिए। मैं तुम्हारे बिल्कुल पास वाले कमरे में थी, लेकिन तब तक मैं जहर खा चुकी थी। किसी ने मुझे मजबूर नहीं किया था, मैंने अपनी इच्छा से वह जहर पिया था। मैं तुम्हें किसी और से शादी करते हुए नहीं देखना चाहती थी, इसलिए मैंने अपनी जान खत्म करने का फैसला किया। एक ही साल, एक ही महीने और एक ही दिन जन्म लेना जरूरी नहीं, लेकिन मैं चाहती थी कि हम एक ही साल, एक ही महीने और एक ही दिन। अगर इसे प्यार नहीं कहते तो फिर प्यार किसे कहते हैं? मालिक नौकर वाले शेर तो आज आसमान छू रहे हैं। आज तो मैं इन्हीं पर सब कुछ लगा दूंगा। लियू रुयान ने अपने हाथों से मुझे वह खून से सना विवाह वस्त्र पहनाया। जहां जहां वह वस्त्र फटा हुआ था, वहां वहां उसने अपने ही बालों के धागों से उसे सावधानी से सिल दिया। मैं उस कपड़े को हाथ में लेकर देर तक देखता रहा। इतनी देर देखने के बाद भी मुझे सिलाई का एक भी निशान दिखाई नहीं दिया। कमाल की कारीगरी है, लेकिन फिर मुझे कुछ अजीब लगा। मैं धीरे से बुदबुदाया, अचानक मेरे कपड़े क्यों बदल दिए? क्या हमने ये तय नहीं किया था कि जब पूरे रोज माउंटेन विला में गुलाब खिल जाएंगे तभी शादी करेंगे? लियू रुयान मेरे बालों की रिबन बांध रही थी। उसने सिर तक नहीं उठाया और शांत स्वर में बोली, गुलाब अभी पूरे रोज माउंटेन विला में खिलने वाले हैं। गुलाब बस पूरे रोज माउंटेन विला में खिलने ही वाले हैं। धत, जल्दी से बाकी 2 खिलाड़ियों का नजरिया देखो, वे बाहर हैं। पूरा नरसंहार चल रहा है, खून से लथपथ। वह पागल सबका सफाया कर रहा है। जैसा उम्मीद थी, इस डंजन का सबसे ताकतवर अजीब प्राणी बाकी अजीब प्राणियों को तो सब्जी काटने की तरह काट रहा है। मैं सोच ही रहा था कि मंगेतर कहाँ गायब हो गई, तो वह बाहर अपने पति का बदला ले रही थी। मंगेतर वाले शेयर फिर से मार्केट में आ गए। आइए खरीदिए, खरीदो मेरी जूती। क्या तुम भूल गए कि उसी ने पहले बड़े साहब के साथ विश्वासघात किया था? मैंने सोचते हुए धीरे से पलक झपकाई। अचानक महसूस हुआ कि बाहर कुछ ज्यादा ही सन्नाटा है। इतना सन्नाटा कि केवल कदमों की आवाज सुनाई दे रही। 2 कदम आगे, 1 कदम पीछे, फिर 2 कदम आगे। क्या तुम यहाँ लोक नृत्य कर रहे हो? मैं तो इस धीमेपन से लगभग परेशान हो चुका था। अंदर क्यों नहीं आते? अब भी अंदर क्यों नहीं आते? खिड़की के बाहर जियांग लोली खड़ी थी। उसका पूरा शरीर खून से सने कपड़ों में लिपटा था। उसका रूप बेहद दबंग और प्रभावशाली था, लेकिन उसके चेहरे पर एक आवारा बिल्ली के बच्चे जैसा भाव था, जैसे उसे डर हो कि बड़ी मुश्किल से जिस इंसान को उसने ढूंढा है, कहीं वह उसे अपना न ले। पूरा रोज माउंटेन विला अब गुलाबों से भर चुका है, लेकिन मुझे डर था कि तुम अब भी मुझसे नाराज हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आने की हिम्मत नहीं कर पाई। मैंने पूछा, उस दिन क्या अधिकारियों को खबर तुमने दी थी? जियांग लोली ने जोर जोर से सिर हिलाया, जैसे कोई झुनझुना हिल रहा हो। मैं कसम खाती हूँ, यहां से जाने के बाद मैंने रोज माउंटेन विला की कोई बात किसी से नहीं कही। यह जवाब मेरी उम्मीद के मुताबिक ही था। जहां तक यह सवाल था कि अधिकारियों को रोज माउंटेन विला का पता कैसे चला, दुनिया में कोई भी राज हमेशा छिपा नहीं रहता। जब कोई चीज मौजूद होती है तो उसके निशान भी रह जाते हैं। उसका नष्ट होना बस समय की बात होती है। लेकिन अगर तुमने खबर नहीं दी तो फिर तुम्हें डर क्यों था कि मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा? क्या यह खुद ही अपने ऊपर शक करना नहीं है? जियांग लोली ने होंठों को हल्का सा खींचा। वह मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी आंसुओं से भरी थीं, क्योंकि मैं बहुत देर से पहुंची, इसलिए मैं तुम्हें खो बैठी। क्या किसी ने उस खून से लथपथ पागल का सीजी देखा है? उसके शरीर पर जो खून से सना वस्त्र है, वह असल में एक बेहद क्रूर बलि विधान है। उसने खुद को बलि चढ़ा दिया ताकि अपने प्रेमी को फिर से जीवित कर सके। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मैंने गहरी सांस ली, अपने कपड़ों का निचला हिस्सा उठाया, 3 तेज कदम दौड़ा, सीधे खिड़की तक पहुंचा और बिना रुके नीचे छलांग लगा दी। हवा मेरे कानों के पास सीटी बजाती हुई गुजरी।
अगले ही पल मैं एक ठंडी बाहों वाले आलिंगन में आ गिरा। देखा, मैंने सिर उठाया, फिर जियांग लुओली की ओर देखकर आंख मारी। इस बार तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। रोज माउंटेन विला की वह शादी जो बहुत देर से रुकी हुई थी, नहीं, आखिरकार अब शुरू हो गई थी। लेकिन अभी कुछ कमी है। मैं मुड़ा और उदास खड़ी ली रोयान की ओर हाथ हिलाया। अब भी क्या देख रही हो? आ जाओ तुम भी। सिर्फ 2 लोग ही तो हैं। अरे नहीं, सिर्फ 2 इंसान ही तो हैं। मेरे जैसे प्रेम में पागल इंसान के लिए तुम दोनों को एक साथ अपनाना बिल्कुल संभव है। सिस्टम हॉल में लाइव प्रसारण की बड़ी स्क्रीन पर एक सूचना लगातार चलने लगी। एस रैंक डंजन रोज माउंटेन विला हमेशा के लिए बंद किया जाता है। ये घोषणा होते ही पूरा हॉल चीखों और शिकायतों से गूंज उठा। मैंने अभी अभी इस डंजन की लाइव स्ट्रीम देखी थी। मुझे लगा था कि मैं भी इसे पार कर सकता हूँ। आखिर क्यों? पहले भी इतने सारे डंजन क्लियर हुए, लेकिन उन्हें कभी बंद नहीं किया गया। क्या इसमें कोई गड़बड़ है? तभी चारों ओर हो रहे विरोध और शोर के बीच लाल कपड़ों वाली एक खूबसूरत महिला की पागलों जैसी हंसी अलग ही सुनाई देने लगी। सबकी नजर उसी पर टिक गई। उसने हंसते हुए कहा, उस डंजन के सारे अजीब प्राणी खत्म हो चुके हैं। अगर उसे बंद नहीं करेंगे तो खिलाड़ियों को अंदर भेजकर क्या करेंगे? क्या वे खुद ही खुद को खाएंगे? विरोध की आवाजें कुछ कम हो गईं, लेकिन फिर भी कुछ खिलाड़ी मानने को तैयार नहीं थे। आखिर वह आदमी इतना भाग्यशाली क्यों है? उसने कुछ भी नहीं किया और सीधे एक एस रैंक डंजन क्लियर करने का इनाम ले गया। मैं तो उससे कहीं ज्यादा हैंडसम हूँ। अगर बड़े साहब का पहचान पत्र मुझे मिलता तो तुम जरूर मर जाते। एक बेहद सुंदर युवती ने मुस्कुराते हुए उस खिलाड़ी की बात बीच में ही काट दी। ये डंजन केवल उसी के लिए अस्तित्व में था। उसके अलावा अगर किसी और को बड़े साहब का पहचान पत्र मिलता तो वह निश्चित रूप से मर जाता, क्योंकि बड़े साहब केवल एक ही हैं।